मित्रों, एक ऐसी परिस्थिति की कल्पना कीजिए जहां एक व्यक्ति आपके पास आता हो और कहता हो कि वह अभी अभी विदेश दौरे से लौटा है और वहां उसने वहां के लोगों के मध्य रह करके बड़ी बड़ी बातें सीखी हैं। उनमें से दो बातों की चर्चा वो आपसे करना चाहता है। आप भी बड़ी जिज्ञासा से और बड़े ही जागरूक होकर उसकी बातों को सुनेंगे। आप कहेंगे, बताओ बताओ मित्र। वह अपना पहला प्रस्ताव देता है। कहता है, let us make each individual work according to all his abilities। आप कहेंगे, वाह क्या बात है, करना ही चाहिए काम, हमें निकम्मा नहीं रहना चाहिए, हमें आलस्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। हाँ मित्र, आगे तो देखो। एंड लेट अस पे हिम अकॉर्डिंग टू द वर्क ही हैज डन। आप कहेंगे, अरे वाह क्या बात है, ये तो होना ही चाहिए और होता ही है। कहेगा, मित्र थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। हाँ हाँ, बढ़ो बढ़ो। अब वो कहता है कि लेट अस मेक एवरी इंडिविजुअल वर्क अकॉर्डिंग टू ऑल हिज एबिलिटीज। वाह क्या बात है। और उसको कितना देना चाहिए? तो कहेगा, लेट अस पे हिम, लेट अस रिवार्ड हिम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ही हैज। अच्छा, ये कौन सी बात हुई? बोला, ये उससे ऊंची बात हुई, एक बड़े ही ऊंचे समाज की बात हुई। आप कहेंगे, अरे वाह, तो बड़ी भयानक बात है भाई, हम लोग ऐसा कभी सोच नहीं पा रहे थे। आप एक विषाणु के संक्रमण से ग्रसित हो चुके हैं और आपको पता भी नहीं चलता। यह जो व्यक्ति है वह इतनी बड़ी बातें कर रहा है, वो विदेश से इतनी बड़ी बातें सीख करके आया है और वो चट से आपको अपने संक्रमण के जाल में फंसा लेता है। और आप कहते हैं, इतनी बड़ी बात, इतनी उम्दा सोच किसी बड़े चिंतक और दार्शनिक की ही हो सकती है। तो बताएगा कि हाँ हाँ, एक है ना दार्शनिक, कार्ल मार्क्स। अरे अरे कार्ल मार्क्स। और दूसरा बताओ, लेनिन। और दूसरा बताओ, स्टालिन। और दूसरा बताओ, माओ। और दूसरा बताओ, अरे हमारे अपने देश में एम एन रॉय। और फिर वो एक लंबी फेहरिस्त तक आपको ले जाएगा। आप गदगद हो जाएंगे। ओहो, इतनी बड़ी बात हम लोग की समझ में क्यों नहीं आई? ठहरिए, ये कालनेमियों की सूची है। ये जो कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ और फिर ये जो एम एन रॉय, एम एन रॉय को थोड़ा हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, थोड़ी देर के लिए। वो हम आगे बताएंगे क्यों। ये लोग कालनेमी है। कालनेमी का मतलब है कालनेमियों की तरह व्यवहार करने वाले राक्षस लोग हैं, जो बातों के जाल को तो एक मोह जाल के रूप में, एक व्यामोह बनाकर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इनकी मंशाएं इनके पीछे छिपी रह जाती हैं। कौन सी मंशा? मैंने कहा ना कि एक विषाणु है जिससे आप संक्रमित हो गए। उस विषाणु का बड़ा ही प्रचलित नाम है लेफ्ट। और अगर हमें थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ जाए तो लेफ्ट विषाणु से ग्रसित व्यक्ति जो है वो एक महामारी से ग्रसित होता है जिसे हम लेफ्ट डैमिक कह सकते हैं। इसके पहले इस तरह से इसे अगर किसी ने क्वाइन नहीं किया तो लीजिए मैं आज कर देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बीमारी और महामारी है ये इस प्रकार से लग जाती है। कालनेमी का ऐतिहासिक संदर्भ अगर आप ना जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इतिहास में कालनेमी नामक एक चरित्र हुआ जो वास्तव में रावण का प्रतिनिधि था और वो धर्म की बातें कर करके हनुमान जी को प्रभावित करना चाहता था, जिससे वो अपने जो धार्मिक अनुष्ठान है उसकी पूर्ति ना कर सकें, संजीवनी बूटी को ना पा सके और विलंब हो जाए और फिर लक्ष्मण जी को हानि पहुंचे। इस निमित्त वह धर्म की तमाम बड़ी बड़ी बातों को कर करके हनुमान जी को विलंब के जाल में फंसाना चाहता था। लेकिन हनुमान जी थे, हनुमान जी हैं। उन्होंने झट से कालनेमी को पहचाना और फिर उन्होंने उस वायरस को किसी और को संक्रमित करने के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ा, ये चट से दे मारा वहीं पे। वैसे ही हमें इन कालनेमियों की पहचान करनी होगी, नहीं तो हमारा समाज इन कालनेमियों की चपेट में जिस तीव्रता से आगे बढ़ता जा रहा है उसमें फिर इनको उठा के पटकना ही एकमात्र निदान हो जाएगा, दूसरा कोई इलाज नहीं बचेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो विषाणु है, इस विषाणु को हम जरा समझ लें और इसका एक पैरेलल है कोरोना पैंडेमिक। कोरोना पैंडेमिक के दर्दनाक दौर से पूरा मानव समाज अभी पूरी तरह से निकल नहीं पाया है, जूझ रहा है, छटपटा रहा है, एक कश्मकश में है। आप समझ सकते हैं कितने खतरनाक दौर से बीते 1 वर्षों से हम गुजर रहे हैं। लेकिन शारीरिक महामारी से लाखों गुना खतरनाक
ये मानसिक महामारी होते हैं। और इस मानसिक महामारी से बचने का तरीका जो है वो कुछ यूं होता है कि पहले इनको हम समझें। अगर आप बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, किसी चिकित्सक के पास जाते हैं। चिकित्सक क्या करता है, आपको कहता है आप 3-4 तरह के लैब टेस्ट करके आए, तब हमें समझ में आएगा कि जो जो लक्षण आप बता रहे हैं वे लक्षण किन बीमारियों के हैं, और उसके उपरांत ही मैं आपको दवा दूंगा। हम में से बहुत सारे लोग इस तरह के लक्षणों से ग्रसित होते हैं, लेकिन आलस्य और प्रमाद से ग्रसित होकर के वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। कहते हैं अरे यार मैं ठीक हूं। लेकिन जब बीमारी एक हद से बेहद में पहुंच जाती है तो चिकित्सक भी कहता है कि देखो भाई, अब ये सामान्य दवाइयों के बूते की बात रही नहीं, अब तो शल्य चिकित्सा करना पड़ेगा। ये जो लिम्फेडेमिक है वो सामान्य अवस्था की दवाइयों के निदान के स्टेज से बहुत दूर चला गया है। अब इसके लिए हमें शल्य चिकित्सा ही करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लिम्फेडेमिक से ग्रसित हैं। हमें लिम्फेडेमिक नामक वायरस ने ग्रसित कर लिया है। हमारा पूरा समाज आज संक्रमित है, इस बात से हम वाकिफ ही नहीं है। तो पहले वाकिफ तो हो जाए। वाकिफ होने के पहले जिन 3-4 लोगों के नामों की मैंने चर्चा की, उनका थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ भी हम समझते चले। कार्ल मार्क्स 1818 में जन्म लेता है, जर्मनी में जन्म लेकर लंदन चला जाता है, और वहां जाकर के वह अपने विषैले डॉक्ट्रिन, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स वाले डॉक्ट्रिन की चर्चा करता है। सुनने में जो बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही त्यागपूर्ण एक समाज की कल्पना करता है, लेकिन वास्तव में एक कालनेमी का एक मोहजाल रहता है। उसी कार्ल मार्क्स, जिससे कभी लेनिन मिला नहीं, प्रभावित होकर के उसने अपने देश रूस में उस साम्यवाद के जड़ों को सिंचित किया, बहुत मजबूत किया, और उसके बाद स्टालिन ने उसके फल को बड़ा किया। और अगर वास्तव में देखें तो मार्क्स ने जिस बीज को लगाया, लेनिन ने जिसे पानी दिया, खाद दिया, स्टालिन जो है वह उसका फल तैयार होकर के दिखने लगा, जिसने लगभग 8 लाख से ऊपर लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया अपने यहां। अब आते हैं कि भारत में ये बीमारी कैसे पहुंची। हमारे यहां एक क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न बंगाल के नेता हुआ करते थे एम एन रॉय। एम एन रॉय क्रांतिकारियों के लिए हथियार जुटाने के निमित्त विदेश के देशों में घूमते घूमते मैक्सिको पहुंचे, और मैक्सिको पहुंचने के बाद वहां के समाज में जो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको था उसको उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको का नाम दिया। और एक तरह से कहें तो रूस के बाहर पहली कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय भी एम एन रॉय भारतीय को ही जाता है। और उसी से प्रभावित होकर लेनिन ने एम एन रॉय को मॉस्को बुलाया। वह मॉस्को जाकर के लेनिन से मिलते हैं, और उसी क्रम में उन्हें लगता है कि इतना बड़ा काम जो उन्होंने मैक्सिको के लिए किया, इतना बड़ा काम जो लेनिन रूस में कर रहा है, क्यों ना वो भारत के लिए करे। तो फिर उन्होंने बाहर रहते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना ताशकंद में 1920 में की, मई के महीने में, जिसे हम एमिग्रे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कह सकते हैं और कहते हैं। यानी 1920 से लेकर के 2020 पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं इस विषाणु को भारत में संक्रमित करते 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 फैलते 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 और पूरे समाज को ग्रसित करते करते और पावर के पूरे इकोसिस्टम में दीमक की तरह चाटते हुए। ऐसे में इतने लंबे समय से जो हमारा पूरा देश ग्रसित है, उसे हम अब तो बहुत मुश्किल है कि हम समाज को यह कह पाएं कि हम इस बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन पहचान तो करनी होगी। अब यहां पर चलते चलते जो इनके संक्षेप में इनकी चर्चा कर रहा था, एक बात कह दूं कि जो व्यक्ति मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए जिम्मेवार था, जो व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की स्थापना के लिए ताशकंद में गया और वहां से उसने भारत से बाहर रह करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, वह व्यक्ति जब कम्युनिज्म के विषैले वृक्ष के फलों को स्टालिन के रूप में देखा तो उसके मन में एक वितृष्णा हुई कि वह यह क्या कर बैठा। और 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद से लेकर के 3 वर्षों में स्टालिन के कुकृत्यों को देखने के बाद एम एन रॉय ने कम्युनिज्म रूपी विषाणु से बचने के बारे में सोचते सोचते वो दूरी बनाते बनाते वो राष्ट्रवाद की तरफ तो आ नहीं सका वह व्यक्ति, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से ग्रसित हो चुका था। लेकिन उसकी छटपटाहट ने
उससे एक नए तरह का काम करवाया जिसे आज हम एम.एन. रॉय के रेडिकल ह्यूमनिज्म के रूप में जानते हैं। जो भी हो, ये तो बात हुई इतिहास की। लेकिन आज देखिए, जो व्यक्ति इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कर रहा है वो बहुत समय रहते समझ जाता है कि उसने विष को छू दिया है और विष वृक्ष को उसने आरोपित कर दिया है, लेकिन वह तो उससे बच निकलता है, लेकिन हजारों लाखों लोगों को ग्रसित करने के लिए वह छोड़ जाता है, क्योंकि वह वैसा व्यक्ति है जो टनल के एंड में दौड़ता हुआ पहुंचता है और देखता है कि टनल के दूसरी तरफ कोई बहुत ही सुनहरी दुनिया नहीं बल्कि बहुत ही भयानक घाटी है। वह चिल्ला करके कहता है कि रुको रुको रुको, लेकिन लोग तब तक उसके नजदीक आकर के उसे ही उस खंड में धकेल देते हैं, तो वह व्यक्ति कह नहीं पाता है। यह बात हुई इतिहास में, आधुनिक इतिहास में कम्युनिज्म के भारत पहुंचने की। लेकिन आज हम ग्रसित हैं, हमारा पूरा पावर का इकोसिस्टम इससे ग्रसित है। इसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे समझेंगे? देखिए, लोकतंत्र के 4 पाए होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया पालिका। आज एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है कि विधायिका में 350-400 लोग ऐसे होंगे जो राष्ट्रवाद के एंटीडोट लेकर के और कम्युनिज्म से अप्रभावित हैं, लेकिन बाकी के तीनों पिलर्स और पूरा समाज का जो पावर इकोसिस्टम के अंग हैं, वे सभी इस महामारी लेफ्टिडेमिक से ग्रसित हैं। इसका बड़ा ही सहज एक प्रयोग मैं आपको बताता हूं। कोई बीमार व्यक्ति अगर किसी लैब टेस्ट को लिए जाता हो तो उसके लिए जो तमाम वो जो विधि बताए जाते हैं वो टेस्ट के, उसका एक सामान्य प्रयोग मैं आपको बताता हूं। आप सबसे बुरी तरह से अगर कोई हमारा तंत्र प्रभावित है तो हमारा शिक्षा तंत्र है। शिक्षा तंत्र के एक अंग, किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाएं, वहां के किसी भी विद्यार्थी से आप जो इतिहास का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हो, आप पूछे कि भाई ये एरियन इन्वेजन थ्योरी क्या है, वो बड़े ही मुखर होकर का आपको बताएगा, आर्य बाहर से आए, यहाँ के द्रविड़ों को उन्होंने दक्षिण में खदेड़ दिया और फिर उन्हें दास बना लिया, और तमाम तरह की इस तरह की नकारात्मक बातें करके आपको बता देगा कि वह लेफ्टिडेमिक नामक बीमारी से ग्रसित है। आगे बढ़े, दूसरे किसी कैंपस में जाएं और वहां के विद्यार्थी से आप पूछें कि वो भारतीय समाज की कैसी समझ रखता है, तो बताएगा भारतीय समझ में एक कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था हुआ करती थी, उसे वर्ण व्यवस्था का ज्ञान नहीं होगा। वो जाति व्यवस्था की बात करेगा और फिर इसकी खामियों की चर्चा करते हुए कहेगा कि इसमें ऊपर के 2 जो बड़े जातियां हुआ करती हैं वो बाकी सभी लोगों को दास और गुलाम बनाकर उनका शोषण और उनका अत्याचार करती हैं। बस समझ लीजिए कि लेफ्टिडेमिक के विषाणु से ग्रसित व्यक्ति बात कर रहा है। किसी अन्य कैंपस में जाएं और वहां से पूछें कि वह भारतीय समाज में नारियों की स्थिति के विषय में कुछ कहना चाहेगा, तो वह तत्काल कह उठेगा अपनी मुखरता से कि यहाँ की नारियों को यहाँ के पुरुषों ने दासत्व की बेड़ियां पहना रखी है, 2म दर्जे के नागरिकों से भी बदतर एक नारकीय जिंदगी चक्की में पिसते हुए नारियों को दे डाला है। बस आप समझ जाए कि यह व्यक्ति भी लेफ्टिडेमिक नामक बीमारी से ग्रसित है। आगे बढ़े और आप एक अन्य कैंपस में जाकर के उसी तरह के मुखर लोगों से पूछें कि ये जो मुस्लिम आक्रांता बाहर से आते थे, ये उनका उद्देश्य क्या था, ये जो क्रिश्चियन मिशनरी बाहर से आते थे अपनी फौज लेकर के, उनका उद्देश्य क्या था, तो वे कहेंगे कि यहाँ के विलासी राजा अपने राग रंग में व्यस्त होकर के खजाने के ऊपर बैठ करके केवल और केवल अपने मस्ती में डूबे रहते थे। यहाँ के तमाम जो बड़े बड़े मंदिर थे वहां केवल और केवल सोने चांदियों का अंबार लगा रहता था, जिनसे इन आक्रांताओं की आंखें चुंधिया गई और यहाँ वो आकर के इसको लूटने की मनसा से आते थे। आप समझ ले, झूठ बोल रहा है। सच बोलने वाले मुस्लिम क्रॉनिकलर्स की चीजों को हम पढ़ेंगे तो वो एक अलग सत्र के विषय में आएगा और तब हम जानेंगे कि ये कितने झूठे और मक्कार लोग हैं। लेकिन लोग हैं तो, लेकिन ये भारतीय हैं, भारतधारी हैं। इनके झूठ की बुनियाद यही लेफ्ट की विषाणु ग्रस्तता है। तो इस प्रकार से हम इस बीमारी को समझेंगे। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो के थंबनेल में इस बात को कहा कि लेफ्ट को समझे बिना हम राइट नहीं हो सकते, बुराई को समझे बिना हम अच्छाई की ओर नहीं जा सकते, तो बीमारी के लक्षण और बीमारी की गहराई और उसकी घातकता को समझे बिना इस बीमारी नहीं। आप चले जाएं किसी भी शिक्षण तंत्र में, एनसीईआरटी की पुस्तकें, विश्वविद्यालय के स्तर में इतिहास की पुस्तकें और तमाम समाजशास्त्र और पुस्तकों में इस तरह की बातों को, जिसमें हमने के कीटाणु के लपेटे से वायरस ग्रसित कर करके घुट्टी पिला दिया है, आज उसमें हमारे करोड़ों विद्यार्थी कुछ इस रूप में प्रभावित हैं। और प्रभावित क्यों ना हो, वही जज बन जाता है, वकील बन जाता है, वही विद्यार्थी वकील बन जाता है, जज बन जाता है, आईएएस, ब्यूरोक्रेट, आईपीएस बन जाता है, राजनेता बन जाता है, शिक्षक बन जाता है। तो करेगा क्या? जो उसने खाया है वही तो वो बोलेगा, वही तो वो वमन करेगा।
उसने अच्छी चीजों को जाना नहीं, हमारे इतिहास और धर्मशास्त्र की उन मूल्यों को समझा नहीं, जाना नहीं, तो जो जाना वही बोलेगा, और जब बोलेगा तो उसके अंदर से वो बीमारी के लक्षण प्रकट होंगे। लेकिन जब ये संख्या बहुतायत हो जाती है तो हम फिर किस कदर इससे बच सकते हैं, यह भी हमारे लिए सोचने की बात होगी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जब बीमारी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हो तो कुछ दवाइयों से काम चल सकता है, लेकिन आज बीमारी अपने पराकाष्ठा को स्पर्श कर चुका है, इसीलिए शल्य चिकित्सा ही इसका समाधान है। शल्य चिकित्सा हम किन किन स्तरों पे, किन किन अवस्थाओं में दवाइयों के साथ साथ कहीं पे डायरेक्ट शल्य चिकित्सा, कहीं दवाओं के साथ शल्य चिकित्सा, इसकी चर्चा हम इसी वीडियो के अन्य सत्र में अलग अलग कड़ियों में करेंगे। धन्यवाद मित्रों।